हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वे ऑप्टिक्स। इससे पहले हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस और आपका माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब चीज़ थी वहाँ पे। तो वे ऑप्टिक्स हम लोग कुछ नए एप्लीकेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में यही डिफरेंस था हमारा कि रे ऑप्टिक्स जो था उसमें जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के। और वेव ऑप्टिक्स में डायमेंशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट के। सबसे पहले जो हमारे पास जो थ्योरी आई थी वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए कि ये टर्म कहाँ से आया, कैसे आया, तो एक बार पता है हम लोगों को जैसे कि लाइट जो होती है वो दो नेचर की होती है। एक आपकी पार्टिकल नेचर की होती है, एक आपकी वेव नेचर होती है। तो ये वेव नेचर की होती है, इस चीज़ को प्रूव करने में काफ़ी वक्त लगा था। तो उससे पहले कौन सी थ्योरी लोग मान रहे थे, तो न्यूटन का नाम काफ़ी फेमस था। तो न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, जो उन्होंने 1675 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये दिया था कि एवरी लाइट सोर्स एमिट टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो भी आपके लाइट के सोर्स होते हैं, लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है, तो जो भी आपके लाइट के सोर्स होते हैं वो एक टाइनी पार्टिकल्स एमिट करते हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स को यहाँ पे कॉर्पस्कुलर बोला उन्होंने। तो वो पार्टिकल कैसे होते थे? दे आर इलास्टिक, मासलेस, रिजिड एंड डिफरेंट शेप एंड साइज के वहाँ पे होते थे वो। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ डिफरेंट स्पीड। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आपके टाइनी पार्टिकल्स सोर्स से एमिट होते थे उनकी जो स्पीड थी वो अलग अलग थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारे पार्टिकल की स्पीड सेम थी। ठीक है, तो सबकी स्पीड अलग अलग थी वहाँ पे। और लेकिन एक चीज़ वहाँ कॉमन थी कि वहाँ पे सबके सब स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते थे। और एक चीज़ और उन्होंने वहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो था कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी लाइट की, और रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी वो कम थी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये था। थर्ड पॉइंट था, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स थे, तो हमने कहा अगर वॉयलेट लाइट है तो वॉयलेट लाइट अगर कहीं से एमिट हो रही है तो वो कुछ उसके टाइनी पार्टिकल्स होंगे, तो वो टाइनी पार्टिकल्स का अपना खुद का एक अलग कुछ शेप एंड साइज होगा। ठीक है, उनकी खुद की कुछ अलग एक वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी वहाँ पे। तो इनके कहना इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अलग अलग लाइट के जो कलर होते हैं, जो कलर्स होते हैं, वो उनकी अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। उनके पार्टिकल्स का साइज एंड शेप अलग होता है, स्पीड भी अलग होती है। न्यूटन जी ने जो यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो चीज़ों को प्रूफ किया, तीन। पहला तो है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि लाइट जो है होती वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसका मोशन जो होता है, प्रोपोगेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। इस चीज़ को इन्होंने प्रूफ कर दिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड आपका था रिफ्लेक्शन फिनोमेना को। रिफ्लेक्शन फिनोमेना को भी इन्होंने प्रूफ कर दिया अपनी इस न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने ये माना कि अगर कोई प्लेन सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास लाइट को इंसिडेंट होती है, तो देखो ये हमने यहाँ छोटे छोटे बॉल्स बना रखी हैं यहाँ पे। ये बॉल्स नहीं है, टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने कहा ना, ये इन्होंने माना ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लाइट जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो टाइनी पार्टिकल्स होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे कि हमने ये बॉल सही बना दी हैं, तो ये ऐसे ही इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से आपकी वापस जो है कोलाइड करके वापस जो है फिर से ये उसी मीडियम में मूव कर जाएंगी। तो इन्होंने रिफ्लेक्शन फिनोमेना को भी अपने इस थ्योरी से प्रूफ करके दिखा दिया। थर्ड था एक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना में इन्होंने प्रूफ किया कि इन्होंने कहा कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो यहाँ का मीडियम कुछ और है। ठीक है, कुछ मान लिया हमने, कुछ यहाँ पे n1 मीडियम है। ठीक है, और ये दूसरे मीडियम, ये हमारे पास सरफेस है, ये दूसरे मीडियम में नीचे कहीं यहाँ पे लाइट आ रही है जिसका मीडियम n2 है, हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस मीडियम में लाइट यहाँ पे एंटर कर रही है। तो इन्होंने ये माना कि जो ये मीडियम, जो हैवी मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है, तो उस डेंसर मीडियम में जो लाइट आएगी, तो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इनके जो पार्टिकल्स जो जिससे वो लाइट इंसिडेंट हो रही है उनके पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे पार्टिकल, अब यहाँ पूरा मीडियम पार्टिकल से भरा हुआ है, तो सारे पार्टिकल जो होंगे इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे। तो हर तरफ मतलब ईच एंड एवरी डायरेक्शन में आपका एक
अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बट उसका जो नेट फोर्स होगा वो अलॉन्ग द नॉर्मल लाइन होगा, मतलब जो नॉर्मल जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसी के अलॉन्ग एक हमारा नेट फोर्स जो होगा कहीं सेंटर से होगा। तो इन्होंने देखा कि जितने भी आपके पार्टिकल्स थे वो किस तरफ होगा, वो नेट फोर्स की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि रिजल्टेंट में जिसकी क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है उसकी तरफ हमारे जो रिजल्टेंट जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो उस तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल्स पे वो नॉर्मल की तरफ झुकने लगा, देखा उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने रिफ्रैक्शन फिनोमेना को भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये मतलब ये जो थ्योरी थी इनकी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इन्होंने इंटरफेरेंस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और पोलराइजेशन की तो बात ही नहीं की इन्होंने। ठीक है, तो फिलहाल इन दोनों फिनोमेना को इस थ्योरी के इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर बात आती है कि तो क्या मतलब क्या हुआ फिर कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक फोकॉल्ट आए साइंटिस्ट 1850 में, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। इस चीज़ को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इन्होंने 1850 में फोकॉल्ट ने। ठीक है, तो क्या इस टाइम में 1600 एरा में क्या मतलब कोई वेव थ्योरी आई नहीं थी? नहीं, वेव थ्योरी आई थी, 1600 एरा में भी वेव थ्योरी आई थी। तो यहाँ पे एक डच साइंटिस्ट थे इन 1678, वही सेम एरा में जिसमें हमारे न्यूटन जी थे। ठीक है, तो 1678 में तो इन्होंने हाइजेंस वेव थ्योरी, तो इनका नाम था हाइजेंस, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हाइजेंस वेव थ्योरी के नाम से फेमस हुई। तो पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, जैसे हम लोग साउंड पढ़ते, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, तो ये साउंड को क्या मीडियम चाहिए होता है, तो सेम है, इन्होंने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है विच रिक्वायर्स मीडियम, उसको एक मीडियम की ज़रूरत होगी मूव करने के लिए। बट बहुत से लोगों ने इस चीज़ को मतलब अपोज किया कि ऐसा तो कोई मीडियम है नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, तो हमको तो कोई मीडियम दिख नहीं रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि वो मैकेनिकल वेव है। तो उन्होंने एक ईथर थ्योरी दिया, उन्होंने ये माना कि सन से लेके अर्थ तक ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो पूरा हमारा ये, वो एक ईथर से भरा हुआ है। ईथर क्या था? एक वेरी डाइल्यूट, वेरी लो डेंस, वेरी डाइल्यूट का मतलब लो डेंस एंड हाईली इलास्टिक मीडियम था। मतलब इन्होंने ये माना कि जो भी हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है वो आपका जो है एक ईथर से भरा हुआ है, इसमें पूरा ईथर फिल है। ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी बहुत 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 कम है और बहुत ज़्यादा ही वो इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिक भी है वो। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फिनोमेना दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कह सकते हैं वेव फ्रंट का, कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट जो होता है, इट इज़ अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब इसको बहुत अच्छे समझते हैं यहाँ पे। लोकस का मतलब ये होता है बच्चों, लोकस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट। मान लो हमने कोई सरफेस ले लिया, कोई भी सरफेस ले लिया, उसमें बहुत सारे डॉट पॉइंट बना दिए। ठीक है, तो उनका जो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है वहाँ पे, उनको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम, कोई मीडियम है, उसके जितने पॉइंट्स हैं उनको हमने लोकस बोल दिया। विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, मतलब वो सारे पार्टिकल जो मीडियम है, जिनका जो ग्रुप है उन पॉइंट्स का, वो सारे ग्रुप के जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हों। सेम फेज का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि सेम जैसे हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पढ़ते थे हम लोग, याद करिए क्लास 11 में था, कॉन्सेप्ट था वेव में, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप लोग समझ जाएंगे। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स था। ठीक है, तो शायद आप याद, तो जो ये पार्ट था ना ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही हमारा फेज़ था, यही हमारा फेज़ होता था, इसको फेज़ एंगल बोलते थे। अब फेज़ हम लोगों ने फेज़ यहाँ भी पढ़ा हुआ है, LCR सर्किट में फेज़ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, फेज़ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी इसको फेज़ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेम फेज़, मतलब जितने पार्टिकल्स होंगे उस ग्रुप में, ठीक है, वो सारे सारे सेम फेज़ में वाइब्रेट करेंगे वहाँ पर। अब थोड़ा सा उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है, मतलब ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है ये। ठीक है, तो यहाँ से हर तरफ से पार्टिकल इमिट करेंगे। हर तरफ से मतलब ये हो गया कि अप डाउन राइट लेफ्ट, मतलब कि 3D में, इन वी कैन से कि 3D में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एमिट होंगे। ठीक है, तो मान लिया कि कुछ पार्टिकल ऐसे इमिट करके यहाँ निकल गए, कुछ पार्टिकल ऐसे निकल गए, कुछ पार्टिकल हमारी तरफ भी आ रहे होंगे, कुछ पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहे होंगे। बट चूँकि अब कॉपी में हम 3D नहीं बना सकते हैं, तो हमने ये 2D बना के कोशिश किया है कि मान लीजिए पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि किसी इस
पॉइंट सोर्स से कोई एक डिस्टेंस ले ली हमने, किसी एक टाइम टी में हमने डिस्टेंस ले ली, कोई एक्स डिस्टेंस ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने ले ली यहाँ पे कुछ, तो x3, ये x1 है, ये x2, x3, तो ये x1, x2, x3 ये डिस्टेंस हमारी x ही है, ये पार्टिकल के लिए है, मतलब पार्टिकल 1 की x1 डिस्टेंस, पार्टिकल 2 की x2 बोल दिया, पार्टिकल 3 के लिए x3 बोल दिया, पार्टिकल 4 के लिए x4 बोल दिया, पार्टिकल 5 के लिए x5 बोल देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये आपके पार्टिकल्स के लिए है, बाकी डिस्टेंस आपकी दोनों की सबकी सेम है, मतलब यहाँ से भी x है, यहाँ से भी इस पार्टिकल के लिए x है, यहाँ से भी इस पार्टिकल के लिए x है, यहाँ से भी पार्टिकल के लिए x है। एक्चुअली पार्टिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जो पॉइंट सोर्स होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो वहाँ से पार्टिकल्स इमिट करते हैं, ठीक है, वहाँ से पार्टिकल्स इमिट करते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे। तो वो आपके कुछ पार्टिकल्स का हमने यहाँ पे उनका डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे उसी सेम टाइम में हमको जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपकी x, वो सबके लिए सेम है यहाँ पे। तो अगर हम जब सबकी डिस्टेंस सेम टाइम में सेम यहाँ पे सेम है, तो इन सारे पार्टिकल्स को हम ऐसे आपस में मिला देंगे। तो सब सारे पार्टिकल मिला देंगे आपस में, तो हमको देखो एक स्फेरिकल एक पार्ट मिल रहा है यहाँ पे, हमको यहाँ पे एक स्फेरिकल पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पार्ट जो है वो 3D में रहेगा, दिख आपको 2D में रहा है, बट ये हर तरफ से, क्योंकि हर सारे पॉइंट्स पे होंगे ना ये, तो सारे पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा वो, सारे पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा वो, तो वो 3D एक बॉल बन जाएगी वहाँ पे, और उस स्फेयर पे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, जो पॉइंट्स उस डिस्टेंस पे होंगे। तो जो x डिस्टेंस हो जाएगी, अगर आप इमेजिन करो, तो वो x, ये जो x डिस्टेंस होगी पॉइंट सोर्स से, वो एक रेडियस की तरह बिहेव करेगा, वो सोर्स के लिए, वो उस स्फेयर के लिए एक रेडियस की तरह बिहेव करेगा, वो जो x और डिस्टेंस होगी, ये भी x, ये भी x, ऊपर भी x, नीचे भी x, तो उस पर एक हम ड्रॉ कर रहे हैं स्फेयर, तो वो एक आपका स्फेरिकल शेप बन जाएगा जिसकी एक रेडियस होगी x होगी, ठीक है। तो उस स्फेयर पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, उस स्फेयर पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। मान लिया हमारे पास ये स्फेयर है, ठीक है, तो इस पे ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ग्रुप हो गया पूरा, इसको बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स, हमने अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं तो हमको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। अब देखो यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट मिला, यहाँ पे हमको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला। इस चीज़ों में क्लियर, मान लो हमने कहा कि हम यहाँ के पार्टिकल साथ लेंगे, यहाँ का पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, तो ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं पॉइंट सोर्स से, तो ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा, तो इसको भी आपस में मिला देंगे हम लोग इस तरह से करके। तो इसको मिला देंगे तो हमको फिर से एक स्फेयर मिल जाएगा, मतलब स्फेयर के ऊपर फिर स्फेयर के ऊपर स्फेयर, मतलब एक कंसेंट्रिक स्फेयर्स मिलते हुए चले जाएंगे। इसको आप जस्ट यहाँ पे आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपको एक कंसेंट्रिक स्फेयर्स मिलते चले आ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे एक्स, तो इसके अंदर कोई स्फेयर नहीं है, इसके अंदर भी स्फेयर हो सकता है, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पास में भी स्फेयर हो सकता है, बहुत छोटा सा स्फेयर, उसके बड़ा स्फेयर, मतलब सेंटर सबका सेम रहेगा, बट उसके वहाँ अकॉर्डिंग रेडियस बढ़ती जाएगी और कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनते जाएंगे, 3D में कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसी स्फेयर्स को अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो हमें लगेगा कि उस पर वो स्फेयर जो है हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, क्योंकि लाइट तो ट्रैवल करती रहेगी कॉन्टिन्यूस, ऐसा तो है नहीं कि लाइट ट्रैवल कर रुक जाए, कहीं रुक जाएगी, तो लाइट तो कॉन्टिन्यूस ट्रैवल करती रहेगी। तो हमें ऐसा फील होगा कि वो जो स्फेयर है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो स्फेयर को अगर हम सामने से देखेंगे तो लगेगा कि स्फेयर हमारी तरफ आ रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइट का मोशन होता है, जो प्रोपोगेशन होता है, वो वेव फ्रंट के फॉर्म में होता है, ऐसा जो है हाइजेंस के अकॉर्डिंग माना गया, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है। तो जो आपका प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, या जो आपको लाइट रेज हैं, ठीक है, उन पर आपका जो वेव फ्रंट है वो आपका ऑलवेज जो है वो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। अब इसे बात करते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से हमारे पास रे ऑफ लाइट निकल रही है, यहाँ से इस तरह से निकली, यहाँ से इस तरह से निकली है, तो देखो ये आपका वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ही तो है, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट निकल रही ना। तो यहाँ से हमारे पास, मान लो यहाँ से पॉइंट सोर्स था, तो यहाँ से लाइट रे जब निकलेगी तो इस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी, तो देखो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है, ये परपेंडिकुलर ही तो है ये। तो कहने का मतलब ये कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, मतलब कि जो लाइट रेज हैं, जो ये लाइट रेज हैं, इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के। वेव फ्रंट क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये लाइट रेज है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। जैसे ये वेव फ्रंट हो गया, ये हमारे पास इस तरह से लाइट वेव्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास
क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज, ठीक है। तो कुछ टाइप्स होते हैं इनके, कितने टाइप्स की वेव फ्रंट होते हैं। तो पहले बता दिया हमने कि अगर पॉइंट सोर्स लेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ऑलवेज याद रखिएगा। अगर कहीं भी पॉइंट सोर्स रहेगा तो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। दूसरा टाइप है सोर्स एट इन्फिनिटी। मान लीजिए सोर्स कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लाइट का जो सोर्स है कहीं इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो पता है हमको कि वो पैरेलल रेज फॉर्म करती हैं, पता है हमें वो पैरेलल रेज दिखाई पड़ती हैं कि वो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल रेज आएंगी तो ये बताओ कि जब यहाँ रेज पैरेलल होंगी तो हमें अगर इसको वेवफ्रंट बनाना तो वेवफ्रंट कैसे बन पाएगा इसमें। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से वेवफ्रंट बनेगा, एक प्लेनर शेप में। यहाँ पे हमें कुछ एक प्लेनर शेप बनेगा, PLNAR, प्लेनर शेप रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वेवफ्रंट प्लेनर शेप का, यहाँ वेवफ्रंट प्लेनर शेप का। तो देखो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये लाइन परपेंडिकुलर रहेगी। फिर अगर हम यहाँ पे लीनियर लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये है कुछ लाइट सोर्स कुछ इस तरह से लीनियर शेप में है, यहाँ से लाइट कैसे इमिट करेगी, इधर इमिट करेगी, इधर इमिट करेगी, लेफ्ट राइट, एक मेरी तरफ भी इमिट करेगी, एक पीछे की तरफ भी इमिट करेगी, मतलब 3D शेप में इमिट करेगी लाइट। तो याद रखिएगा लाइट हमेशा 3D शेप में इमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट इमिट करेगी, यहाँ पे अगर लाइट इमिट करेगी तो क्या होगा कि ऐसा कोई शेप बनाना है हमें जो उसके हर एक पॉइंट पे आपका परपेंडिकुलर हो। तो इस यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ये आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये आपका प्लेनर वेव फ्रंट है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो 3 ही टाइप के आपके बेसिकली वेव फ्रंट्स होते हैं जो आपको पढ़ना है इस क्लास 12th में। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। अब यहाँ से आपको जो पॉइंट ये फोर्थ है और फिफ्थ पॉइंट बताऊँगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आपको समझिएगा इसको। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट act as a source of secondary disturbances which emits their own wavelets called secondary wavelets। ओके, ध्यान सुनिए, ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये प्राइमरी सोर्स हो गया। यहाँ से लाइट हर तरफ से एमिट करेंगी, मतलब इस तरफ लाइट जाएंगी, बताया मैंने आपको, यहाँ भी लाइट जाएंगी, यहाँ भी लाइट जाएगी, यहाँ भी लाइट जाएगी, इस तरफ भी लाइट गई, इस तरफ भी लाइट, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर तरफ लाइट मूव कर गई, ठीक है। स्फेरिकल इसमें क्योंकि पॉइंट सोर्स लिया है तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है हमारे पास स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है, बिल्कुल क्लियर बात है ये। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट बन गया, हमने वो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस भी, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, एक्स 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 सब, तो सेम डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिए, जितने पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब वो सेम डिस्टेंस जो पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज़ में होते हैं, उसी फेज़ में वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर इससे कहीं अलग फेज़ हो जाएगा, मान लो कि ये पॉइंट कहीं ऊपर हो गया, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, तब वो इसके साथ वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो कि हमने यहाँ पे कोई और, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया और पास में ले लिया, तो जो इन पॉइंट्स, जो ये पॉइंट होंगे, जो हमने ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट का फेज़ इस पॉइंट के फेज़ से अलग होगा, ठीक है। ये अलग वाइब्रेशन होगा, इनका अलग वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, तो लेकिन हाँ, इस पॉइंट का जो फेज़ होगा वो इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का, मतलब जो जो इनके साथ जो कनेक्टेड होंगे उन सबका सेम होगा। तो जिनके साथ वो कनेक्टेड होंगे आपस में, ग्रुप जो होगा उनका सेम फेज़ होगा, बट उसके अलावा सबको डिफरेंट फेज़ होंगे। ओके नाउ, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट एमिट की, तो हमने एक कोई डिस्टेंस x मान ली, तो किसी x डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ बना लिया, तो यहाँ सबको ज्वाइन कर दिया, तो हमको यहाँ पे स्फेरिकल वेवफ्रंट मिल गया। अब एक नई बात, जो स्फेरिकल वेवफ्रंट मिला है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से इस पे जो पॉइंट्स हैं, जो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स भी तो एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे आगे मूव करने के लिए। तो यहाँ से जो ये पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। कौन सा सोर्स? सेकेंडरी वेवलेट्स में एक वेवलेट्स बनेंगे, ठीक है। इसे क्या होते हैं कि एक बड़ी वेव हो गई, फिर एक छोटी छोटी वेव्स होती हैं, तो उनको जो छोटी छोटी वेव्स होती हैं वो वेवलेट्स होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी वेव हो गई, ठीक है, जिसको हमने वेव फ्रंट बोल दिया यहाँ पे। अब इस वेव फ्रंट पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब वो पॉइंट्स भी अपनी खुद की एक वेव बनाएंगे। जो पॉइंट्स अपनी खुद की वेव बनाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ वेवलेट्स बोला गया है। वेरी मच क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। जो पॉइंट्स यहाँ खुद की, जो अब यहाँ पॉइंट्स हैं, ये अपनी खुद की एक शेप देंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो ये भी खुद का अपने शेप देंगे, यहाँ पे खुद का एक शेप देंगे, इस तरह से। तो ये जो शेप खुद का दे रहे हैं ये, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अपनी खुद की वेव बना रहे हैं यहाँ पे आगे, ठीक है, अपना खुद का वेव फ्रंट बना रहे हैं, कह सकते हैं। तो ये सोर्स की तरह है, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा, ठीक है।
तो इन्हीं को यहाँ वेवलेट्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बोला गया इन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हमारे इस वेव फ्रंट पे बना हुआ, जो फर्स्ट वेव फ्रंट है। ठीक, अब जो यहाँ पे ये जो सर्कुलर शेप बना दिखाई पड़ रहा है, ये शेप को यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स बोला गया है। इस पॉइंट को सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बोला गया है, और जो ये वेव्स बना रहे हैं इन वेव्स को यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स बोला गया है। दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये डिस्टर्बेंस, हमने पढ़ा है ना कि वेव में जो है पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, डिस्टर्बेंस मूव करती है। सिमिलर वे में ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जो, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो उनकी जो वाइब्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस है मीडियम में, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी ना, तो हर पार्टिकल की डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगी। तो ये इसकी आगे बढ़ी, इसकी आगे बढ़ी, इसकी आगे बढ़ी, इसकी आगे बढ़ी, तो ये जो डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ रही है इसी को सेकेंडरी वेवलेट्स बोला गया है। और कौन बढ़ा रहा है इसको? वो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमारे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए उन पॉइंट्स को क्या बोल दिया गया? उनको बोल दिया गया सोर्स बोल दिया गया। किस चीज़ के सोर्स हैं वो? सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने के लिए। सिंपल। जैसे ये पहला जो वेव फ्रंट बना है, इसको किसने बनाया? इसको प्राइमरी ने बनाया। अब जो आगे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कौन बनाएगा? यही तो बनाएंगे, यही पॉइंट्स आगे बनाएंगे मिलके, ठीक है। ओके, फिर तो फिफ्थ पॉइंट है अ कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो हमारे पास ये पॉइंट्स ने ये वेव फ्रंट्स, सॉरी वेवलेट्स बनाए हैं, ये वेवलेट्स बनाए हैं, छोटे छोटे वेवलेट्स बने हैं ये, ठीक है। अब इनके ऊपर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब जितने भी ये हैं इन पे यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट, तो इस तरह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमको एक फिर से एक पूरा कंप्लीट एक स्फीयर मिल जाएगा, मिलेगा ना, एक यहाँ पे हम कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा हमको, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे शो करता हूँ मैं, ये सोर्स था, ये प्राइमरी सोर्स है ना, ये प्राइमरी सोर्स, यही सोर्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? वेव फ्रंट था, तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये इनके पॉइंट्स थे इस वेव फ्रंट पे, ये इनके पॉइंट्स हो गए वेव फ्रंट पे, ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट्स ने क्या बनाए? अपने खुद के वेवलेट्स बनाए। देखो ये वेवलेट्स बन गई, ये तो ये जो ये पॉइंट है ये इनकी वेवलेट है, तो हमने थोड़ा सा किसी एक डिस्टेंस एक्स पे बना दिया, डिस्टेंस एक्स पे ये बना दिया, तो कर हम इसको एक है रेडियस एक्स है, मतलब इस ये सेंटर है, रेडियस, तो ये पूरा सर्कुलर बनेगा यहाँ पे। और हमने इसका इस तरह का पार्ट लिया, मतलब कि हम लोग आगे का मोशन देख रहे हैं, पीछे का मोशन नहीं देखना है हमको, क्योंकि वेव्स आगे बढ़ती हैं, तो हम लोग आगे की तरफ से नोटिस करेंगे, इसलिए पीछे वाला पार्ट नहीं लेंगे। देखो जो सर्कुलर पार्ट बनेगा बच्चों, वो पीछे ही बनेगा ना, देखो पीछे ही बन रहा है, यहाँ ही बन रहा है, बट उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, हम उनको कंसिडर हमेशा आगे करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो प्रोपोगेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ही हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। डेट्स वाई हम लोग सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, मतलब ये जो इस शेप था हमारे पास, इस शेप का सिर्फ इतना आगे का पार्ट लेंगे, इसका भी आगे का पार्ट लेंगे इतना, तो सारे पॉइंट्स के आगे का पार्ट ले लिया हमने इस तरह से, देखो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने सिर्फ हल्का से एक आपको थोड़ा सा एक बड़ा लुक दिया है दिखाने के लिए। अब इन सबको हमने यहाँ से टेंजेंट, मतलब इस सारे एक लाइन ड्रॉ की है जो इन सब के सरफेस को टच करते हुए निकल रही है, मतलब कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी जो इन सब के ऊपर के सरफेस को टच करते हुए निकलेगी, यहाँ से टच सारे सर्कल्स को टच करते हुए निकलेगी यहाँ से। तो ये जो लाइन बन गई ना हमको, ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये कौन सी वेव फ्रंट है? प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये कौन सी? सेकेंडरी वेव फ्रंट है। सेकेंडरी वेव फ्रंट को किसने बनाया है? उसको बनाया है प्राइमरी वेव फ्रंट में जो पार्टिकल्स थे उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई, उन वेवलेट्स पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें वो सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिली। क्लियर है? ठीक है, मतलब पहले हमारे पास सोर्स था, फिर समझ लीजिए, पहले हमारे पास सोर्स था, सोर्स से लाइट एमिट हुई इन ऑल डायरेक्शंस 3D में, ठीक है। हमने कुछ एक पार्ट कंसिडर किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मान लिया हमने ये पॉइंट्स ले लिया, तो सारे पॉइंट्स को हमने एक जो लोकस था पॉइंट्स का एक ग्रुप सेम उसमें सेम फेज़ में उन सबको हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमें एक वेव फ्रंट मिल गया, ठीक है। अब उस वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स खुद की अपनी वेवलेट्स बनाए जिनको हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बोला। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे हमने क्या किया, फिर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और वो टेंजेंट हमको एक सेकेंडरी वेव फ्रंट दे दिया। इस तरह से अब क्या होगा, अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स होंगे कुछ, वो फिर अपनी खुद की वेवलेट्स बनाएंगे,
फिर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टर्शरी वेव फ्रंट बनेगी। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। इस तरह से लाइट हमारी तरफ मूव करते हुए आ जाती है। तो लाइट जो होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के फॉर्म में मूव करती है। ये बात हाइजेंस ने यहाँ पे प्रूफ की थी। दैट्स इट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।